हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं जो भारत सरकार या भारत की सुरक्षा, सैन्य क्षमता और रणनीतिक बढ़त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना, जो भारत सरकार लगभग 81,000 करोड़ रुपए के बजट के अप्रूवल के साथ में अडानी समूह के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जहां पर भारत सरकार शिपमेंट जो उसके लिए और उसके अलावा जो सैन्य क्षमता के लिए, रणनीतिक महत्व के लिए और वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी स्थापित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी अप्रैल 2026 में वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके उन्होंने पर्यावरणीय मुद्दा भी उठाया कि इस वजह से वहाँ के जो बहुत बड़े लगभग 8 से 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे और वहाँ की जो शैम्पेन और जारवा जनजाति रहती है ग्रेट निकोबार में, उन जनजातियों के जो वन अधिकार है वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए पूरा मुद्दा क्या आ गया, चर्चा में आ गया। हम चर्चा करेंगे ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के रक्षा के लिए या फिर सुरक्षा के लिए या फिर रणनीतिक महत्व के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इस प्रोजेक्ट को चाइना की जो पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, उसके काउंटर पॉलिसी के रूप में क्यों देखा जा रहा है। इन सब मुद्दों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, एशिया दिख रहा है, ये इंडिया है, ये साउथ एशिया दिख रहा है और यहाँ पर देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ दोस्तों सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का और ये देखो मलक्का जल संधि है और इसी मलक्का जल संधि से यहाँ जो स्टेट ऑफ हार्मुज से आता हो, कहीं से आता हो, स्टेट ऑफ ये जो मलक्का जल संधि है, इससे चाइना का लगभग क्या होता है 60 से 65% व्यापार होता है। 60 से 65% व्यापार होता है, जिसमें 20 से 25% क्या पेट्रोल डीजल का व्यापार यहीं से होता है, क्रूड ऑयल यहीं से। अगर यहाँ पर भारत रणनीतिक महत्व से बढ़त बना लेता है तो ऐसी सिचुएशन में, संकट की घड़ी में, जिस प्रकार हार्मुज स्ट्रेट को रोक के ईरान ने अपना एक मतलब बोल सकते हो कि युद्ध की जो चाबी की तरह काम में लिया है, इसी प्रकार इंडिया भी इसको ग्रेट निकोबार वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर बन जाता है तो पूरे के पूरे मलक्का स्टेट को भारत रोकने की कैपेसिटी में आ सकता है। तो ये देखो एंटी शिपमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है और ये है निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार, इसमें लगभग बताते हैं कि 1000 के समथिंग आइलैंड है। वैसे कई जगह बड़े आइलैंड 39 आइलैंड भी बताए जाते हैं और इसमें मोटा मोटी 7 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लोअर अंडमान की इसकी राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर है और एक लिटिल अंडमान है। ठीक है, तो 4 तो ऊपर वाले में और इसमें निकोबार में कार निकोबार है और उसके बाद में लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो ये इसमें 4 है, 3 है। तो ग्रेट निकोबार जो नीचे वाला पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसको श्रीमती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे जिनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हत्या हुई थी, उसके बाद में उनका नाम चेंज करके इसका इंदिरा पॉइंट नाम कर दिया गया था। ये पहले पिंगविलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर भारत सरकार लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या बनाई जा रही है, ये प्रोजेक्ट है, ये बनाया जा रहा है। तो सब इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये पूरा देखो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है निकोबार द्वीप समूह और ये मलक्का जल संधि है, यहाँ से मलक्का जल संधि जाती है और यदि इस पर भारत का कंट्रोल हो जाता है तो इस प्रकार देखो यहाँ से कोई भी जो व्यापार इधर से होता है तो फिर भारत का यहाँ पर क्या हो जाता है, एक अच्छा कंट्रोल हो जाता है। भारत सरकार युद्ध की संकट की घड़ी में चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसमें कोलंबो बंदरगाह है, हमटोटा बंदरगाह है, इधर मद्रास कोचीन है, या फिर है ना ये म्यांमार का बंदरगाह आ गया है इधर। ये सारा चीज़ें देख लो। जिस प्रकार सिंगापुर का जो बंदरगाह है, सिंगापुर है, सिंगापुर की लोकेशन यहाँ पर है और यहाँ पर पूरे का पूरा सिंगापुर की अपनी रणनीतिक महत्व की वजह से सिंगापुर का ये पोर्ट है, ये बहुत दुनिया का बहुत ही व्यस्ततम पोर्ट हो गया है। इस प्रकार यदि भारत यहाँ पर विकसित कर पाता है, देखो ये यहाँ पर है, विकसित कर पाता है तो आने वाले समय में भारत के लिए रणनीतिक महत्व का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु बन सकता है। तो अब इसकी चर्चा करेंगे, क्या इसके मेरिट है, क्या इसके डिमेरिट है। आपने लोकेशन देख ली। अब देखो हुआ क्या, अभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यहाँ की यात्रा की और कांग्रेस ने इनको खुली रूट बताना शुरू कर दिया कि सरकार अडानी समूह जो कांग्रेस के द्वारा कहना है कि अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है और सरकार कहती है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करते हैं परियोजना का नाम क्या है। परियोजना का नाम ग्रेट निकोबार समग्र विकास
योजना, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान है, जिसमें अनुमानित लागत है 72 से 81,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। ये पीपीपी मोड पर संचालित है परियोजना। प्रस्ताव नीति आयोग ने 2021-22 में अपनी रिपोर्ट में इस परियोजना को प्रस्तावित किया था और केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, अनुमोदन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक मुद्दा ये बनता है कि पर्यावरण के साथ मतभेद है, पर्यावरण और विकास में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो अब बात करते हैं कि पर्यावरण को चुने या विकास को चुने। तो जो एनजीटी है, ग्रीन डेवलपमेंट, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने भी यहाँ पर क्या मान्यता दे दी है, इसको अप्रूवल दे दिया है और उन पर्यावरण की जगह उन्होंने क्या विकास को चुन लिया है। अर्थात सरकार का ये कहना है, एनजीटी का ये कहना है कि यहाँ पर जो 8 से 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे वो नॉर्थ इंडिया में कहीं दूसरी जगह लगा दिए जाएंगे, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं हो पाएगा, ऐसा उनका कहना है। ये स्थान कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो नीचे जो दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार द्वीप, वहां पर है। भौगोलिक महत्व क्या है? मलका जल डमरू मध्य के प्रवेश द्वार के पास है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। विवाद का कारण राहुल गांधी का 26 से 29 अप्रैल 2026 का दौरा, प्रोजेक्ट को उन्होंने खुली लूट बताया है। अब प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख घटक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट, गलाथिया बे में, ये गलाथिया खड़ी है यहाँ पर, गलाथिया बे में विश्व स्तरीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएगा, जिसमें वैश्विक शिपिंग मार्गों पर भारत की पकड़ मजबूत करेगा। सिंगापुर जैसा लॉजिस्टिक हब बनाने का लक्ष्य है, क्योंकि इधर उधर से जितने भी जहाज आते हैं और यहाँ पर ये भारत का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाता है, इस वजह से जितने भी हवाई जो जहाज आते हैं अपने शिपमेंट आते हैं, तो उससे क्या वो अपने लंबा टाइम लगता है, महीने 1.5 महीने का टाइम लगता है, तो उसमें वो ठहर सकते हैं, फ्यूल भर सकते हैं और उससे भारत के क्या होगा, रेवेन्यू होगा अच्छा, और भारत का वहाँ पर महत्व भी बढ़ सकता है। तो ये एक चीज़ चल रही है। उसके अलावा भारत को संकट काल में हमेशा परमानेंट एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता है, जो ड्यूल यूज के वाला एक एयरपोर्ट बन जाएगा, जो नागरिक उड्डयन के साथ साथ वायुसेना के विमानों की तैनाती कर सकेगा और जो हिंद महासागर की निगरानी के लिए रणनीतिक आधार तैयार करेगा। क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका और ब्रिटेन में डिगो गार्सिया हिंद महासागर में एक आपका बोल सकते हो एयरपोर्ट है, एयरबेस है, इसी प्रकार भारत का एक बहुत ही परमानेंट निगरानी वाला एक वायुसेना के लिए और नागरिक उड्डयन के लिए एक बहुत ही रणनीतिक एयरबेस भारत को मिल जाएगा। तो ये बात भी भारत सरकार के हित में। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा पावर प्लांट भी बनने वाला है, 450 मेगावाट गैस व सोलर आधारित बिजली संयंत्र भी बनने वाला है। परियोजना के सभी घटकों को ऊर्जा देने के साथ साथ स्थानीय विकास में सहयोग करेगा। और गवर्नमेंट टाउनशिप विकास की योजना भी लेके आ रही है, जिसमें 3 से 4 लाख लोगों के लिए नियोजित शहर, आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत क्षेत्र द्वीप के 18% हिस्से पे लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे बनाया जा रहा है। तो ये अब मुद्दा सबसे बड़ा क्या है, इसी चीज़ को लेके है। ये चीज़ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फिर यहाँ पर बात आती है कि आप यहाँ से 3 लाख से 4 लाख लोगों के लिए एक विकास नियोजित सिटी क्यों बना रहे हो, वहाँ पर एक बहुत अच्छी सिटी बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, फिर वहाँ की जनजाति कहाँ पर जाएगी। तो ये मुद्दा कई बार चर्चा में आ रहा है। अब चर्चा करते हैं इसका क्या मुद्दा है, क्या सारा है। चीन के स्ट्रिंग ओपर्ल, सबसे पहले बात करते थे। चीन ने जो स्ट्रिंग ओपर्ल बना रखी है, ग्वादर, ये चाहे बात करें हम पाकिस्तान का ग्वादर ले लिया हो, चाहे श्रीलंका का हम्मन टोटा ले लिया हो, या फिर ये चटगांव बंदरगाह ले लिया हो, जिबूती बेस ले लिया हो, इन सब की एक काउंटर पॉलिसी के रूप में काम करेगा। क्योंकि भारत सरकार की जो डायमंड ऑफ नेकलेस पॉलिसी है, इसका ही हिस्सा है। इसका कैसे ग्रेट निकोबार पोर्ट में भारत का रणनीतिक महत्व बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत जो क्वाड है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत मिलकर जो हिंद महासागर में चाइना की जो शक्ति है, पावर है, उसको प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, नियम आधारित व्यवस्था के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चाइना की जो दादागिरी है, उसके खिलाफ ये सक्रिय भागीदारी में क्वाड भी इसमें, और हिंद महासागर में नौसेना का विस्तार भी हो सका। इसके अलावा ट्राई सर्विस कमांड को आधुनिक बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं जल डमरू मध्य इंपॉर्टेंट क्यों है, मलका जल डमरू मध्य क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चीन का 60 से 80% तेल आयात कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, जो कि विश्व व्यापार का 20 से 30% इसी मार्ग से होता है। आपने देखा था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान के पास में पड़ता है, जिस पे ईरान ने कंट्रोल कर रखा है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से दुनिया का 20 से 22% व्यापार होता है। भारत का वहाँ से 40 से 45% जो क्रूड ऑयल भारत है इंपोर्ट करता है, व्यापार इंपोर्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो रुक गया, तो भारत में देखो किस प्रकार मंदी आ गई है, किस चीज़ों की महंगाई बढ़ गई है। और भारत ही नहीं, जो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, इन दोनों में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, आने वाले समूह में बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। तो ये यदि भारत के पास आ जाता है, इसका कंट्रोल आ जाता है, तो भारत चीन की अर्थव्यवस्था को ठीक से कंट्रोल कर सकता है, और ये काउंटर पॉलिसी के रूप में भी देखा जाता है। तो मलका जल डमरू मध्य को नियंत्रित करने का भारत के पास एक ऐसी की आ सकती है। तेल आयात और विश्व व्यापार का 20 से 25% इसी मार्ग से गुजरता है। अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहाँ पर है। ग्रेट निकोबार समुद्र के बीच एक स्थायी सैन्य ठिकाना भारत को मिल जाएगा, जिसमें नौसेना, थल सेना, वायुसेना तीनों को संयुक्त संचालन भी कर सकता है। मलका डिलेमा का है, चीन का सबसे बड़ा भय है, युद्ध की स्थिति में भारत इस मार्ग को नियंत्रित कर सकता है। तो मलका डिलेमा या मलका दुविधा क्या है कि
यदि भारत को यहाँ पर ये पोर्ट बन के तैयार हो जाता है तो भारत को ये परमानेंट बेस मिल जाता है, परमानेंट शिपमेंट मिल जाता है, तो इसका ये फायदा क्या मिलता है, भारत सरकार संकट की घड़ी में कभी भी इसको क्या कर सकती है, अपने कंट्रोल में ले सकती है, तो ये फायदा हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आसियान के देशों के साथ संबंध अच्छे करने की पॉलिसी है, उसको मजबूत देगा, जिससे इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक भूमिका और आसियान देशों के साथ भारत का संपर्क बढ़ेगा। आर्थिक लाभ क्या होगा, विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता क्या होगी, भारत की कम होगी, भारत का खुद का क्षेत्रीय शिपिंग हब बनेगा, हांगकांग या सिंगापुर मॉडल पे आधारित होगा ये, ठीक है। अब राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, इन्होंने खुली लूट क्यों कहा है दोस्तों। राहुल गांधी का ये कहना है या फिर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि 160 वर्ग किलोमीटर के जो वर्षा वन है ये नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंग्रोव वन है दोस्तों, मैंग्रोव वन है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण के लिए नुकसान की बात है। इसमें 8.5 से लेकर 50 लाख तक पेड़ों की क्या हो सकती है, कटाई भी हो सकती है, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा शैम्पेन और निकोबारी आदिवासियों का, शैम्पेन जारवा वगैरह जनजाति है, वहाँ पे विस्थापन का खतरा है। इस जो ग्रेट निकोबार पे है, वहाँ पर ग्रेट निकोबार पे ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पर लगभग 2,500 के समथिंग क्या रहती है, शैम्पेन जनजाति रहती है। और यदि ये प्रोजेक्ट बना और सरकार 3 से 4 लाख लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, तो उन लोगों के वन अधिकारों का क्या हुआ, उन लोगों को विस्थापन होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जो बाहर से व्यक्ति देख के इतनी शर्मीली जनजाति है, उनके अंदर आज भी मेन स्ट्रीम में नहीं आए वो। क्योंकि आपने सुना होगा 2019 का लोकसभा चुनाव था, उन्होंने पहली बार इन जनजाति ने, आज़ाद होने के बाद पहली बार इस जनजाति ने वोट डाला था, तो सोच सकते हो कितने पीछे है। तो अगर वहाँ पर हम जो मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं, जो कि अपने को कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है उनसे, हम लोग वहाँ चले गए तो उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है, उनका रहन सहन है, उन सबको हम नष्ट कर देंगे और इवन आने वाले समय में वो जनजाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये बात भी एक है। दूसरा जो वन अधिकार 2006 इनका जो फॉरेस्ट राइट है एक्ट है, उसका भी क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उसके प्राकृतिक आवास को आप क्या नहीं दे रहे हो, संरक्षण नहीं दे रहे हो। इसके अलावा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का भी क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। और कोस्टल रेगुलेशन जोन कानूनों की भी यहाँ पर अनदेखी करने की बात आ रही है। ये विकास नहीं, ये विनाश है, संसद में उठाने का इन्होंने वादा किया है। इसके अलावा हम बात करते हैं सरकार क्या जवाब दे रही है। सरकार बोलती है एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने इनकी मंजूरी दे दी है। वो बोले कि आप यहाँ से पेड़ काटो तो दूसरी जगह पेड़ लगा दो। स्थानीय आदिवासी समुदाय ने भी क्या बोल रहे हैं कि एनओसी दे दिया है। सरकार का ये कहना है यहाँ पर जो स्थानीय आदिवासी समुदाय है, शैम्पेन जनजाति रहती है, उन्होंने भी यहाँ पर क्या दे दिया है, एनओसी दे दिया है सरकार को। केवल सीमित 18% भूमि पर विकास होगा, शेष संरक्षित है। सरकार का ये कहना है कि ग्रेट निकोबार का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें से मात्र क्या 18% क्षेत्र है, उसी पे विकास हो रहा है, बाकी तो और क्षेत्र पूरा क्या संरक्षित है। उसके अलावा रिस्टोरेशन प्लांटिंग, वन रोपण का वादा किया है कि यहाँ से जो पेड़ काटे जाएंगे दूसरी जगह लगा दिए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यता है, क्योंकि भू राजनीतिक जरूरत भी है सरकार का। ये पक्ष बहुत मजबूत पक्ष है। बीजेपी पलटवार क्या कर रही है, जो प्रोजेक्ट चीन की नींद उड़ा रहा है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये बात भी यहाँ पर चल रही है। अब बात करते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, इसका हम नजरिया देखते हैं कि ये किस तरह इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या है। तो सबसे पहले बात करें, बीजेपी ये बोल रही है कि राहुल गांधी है वो इस प्रोजेक्ट को, भारत को सशक्त बनाने वाला प्रोजेक्ट है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस का नैरेटिव है कि विकास के नाम पे आदिवासियों और प्रकृति का विनाश सरकार कर रही है, क्योंकि 2 सितंबर 2025 में सोनिया गांधी ने जो एडिटोरियल लिखा था, इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार, ये भी आया है। इसके अलावा टाइमिंग का सवाल, राहुल गांधी जो बंगाल चुनाव थे या तमिलनाडु चुनाव थे उस दौरान इस दौरे पे गए थे, तो ये भी एक मुद्दा है। और विशेषज्ञों की राय ये है कि विकास और पर्यावरण का संतुलन बहुत ही जरूरी है। सख्त निगरानी, पारदर्शी पुनर्वास और कड़े पर्यावरण नियम लागू होने चाहिए। हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं अभी भी लंबित चल रही है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले की टर्म स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चीन भारत के चारों ओर से जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मोतियों की माला बना रहा है, इससे पूरी तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत अच्छा चटगांव बंदरगाह हो चाहिए, म्यांमार का बंदरगाह हो चाहिए, या हमरटोटा बंदरगाह हो चाहिए, जिबूती बंदरगाह हो चाहिए, गवादर बंदरगाह, इसके माध्यम से भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है, उसका ये जवाब हो सकता है। इसके अलावा डायमंड ऑफ नेकलेस भारत की जवाबी रणनीति का हिस्सा है, ये क्वाड हो चाहिए, फिर भारत की ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो, ये सब क्या ये डायमंड ऑफ नेकलेस का हिस्सा है। मलक्का डिलेमा चीन की समुद्री कमजोरी है, यहाँ पर यदि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो मलक्का जल डमरूमध्य को भारत रोकने की सिचुएशन में आ जाएगा। और इसके अलावा गलाथिया बे है, ट्रांसशिपमेंट बोर्ड का प्रस्तावित स्थान है यहाँ पर। और शैम्पेन ट्राइब है, ग्रेट निकोबार की आदिम जनजाति है दोस्तों। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्व के देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए भारत सरकार की पॉलिसी है। अब इसके महत्वपूर्ण आंकड़े क्या हैं,
इसका जो खर्चा है वो लगभग 81,000 करोड़ रुपए परियोजना की लागत है। 160 वर्ग किलोमीटर प्रभावित वन क्षेत्र होगा। 18% द्वीप का प्रयोग होने वाला हिस्सा है हुआ। 80% चीन का तेल है वो मलका जल संधि से गुजरता है। और 450 मेगावाट का क्या होगा प्रस्तावित पावर प्लांट क्षमता का यहाँ पर पावर प्लांट भी प्रस्तावित है। इसके अलावा 3 से 4 लाख लोगों के लिए टाउनशिप भी यहाँ पर बसाए जाने की सरकार बात कर रही है। अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसको हम अलग अलग देखें। सबसे पहले रणनीतिक दृष्टि से देखें। ये प्रोजेक्ट निश्चित रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब देने के लिए मलका के पास मजबूत उपस्थिति आवश्यक दर्ज कराता है। इसके बाद में पर्यावरण और आदिवासी आयाम क्या है। विपक्ष की पर्यावरणीय चिंताएं पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। शोम्पेन जनजाति के अधिकार और यूनेस्को के बायोस्फीयर का संरक्षण वैध मुद्दे हैं। इन मुद्दों को भी इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको विकास करना है, लेकिन विकास के साथ साथ आप किस पे ध्यान दो, ऐसा विकास हो जो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाए और वर्तमान जनजाति है या फिर अपना जो पर्यावरण है उसको भी ध्यान नहीं पहुंचाए। तो यहाँ पर कैसा विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए। आगे राजनीतिक आयाम इसका है। चुनावी समय में उठाए गए मुद्दे राजनीतिक रंग मिलता है। मुद्दे की वास्तविकता और राजनीतिक टाइमिंग को अलग देखना जरूरी है। इसमें संतुलित दृष्टिकोण ये होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण व आदिवासी अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ताकि यही विकास का सही रास्ता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। भारत की रक्षा, एकता, अखंडता और सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से व्यापार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, हमारी जो जनजाति है उसके कल्चर का मुद्दा है, उनके अस्तित्व का मुद्दा है, ये भी बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि इस सारे मामले में सरकार को विकास को भी ध्यान रखना चाहिए, सामरिक महत्व को भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी जनजाति है इसका महत्व और अस्तित्व है उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार को काम करना चाहिए। ये अपना आज का मुद्दा था। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा।